औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो स्टूडेंट, आज फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ में हाजिर हूँ खिदमत में आपकी। तो जो अगला टॉपिक है बेटा वो है इसका रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस। और फिर इसमें डिफाइन रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स। रेशो क्या होता है ये तो आपको मालूम है कि डिवीजन, जो साइन ऑफ डिवीजन होती है ना, डिवाइड। जब दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है तो उसके लिए जो है वो हम रेशो यूज़ करते हैं। और रेशो के लिए जो है वो कॉलोन, मैथमेटिक्स में रेशो के लिए हम कॉलोन यूज़ करते हैं, जिसको हम डिवीजन के का सिंबल भी कहते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, या रिलेशनशिप होता है आपस में दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। अगर एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही हो और दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो, मिसाल के तौर पे कि अगर आप मिसाल के तौर पे बाज़ार से ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पे 1 लीटर दूध, 1 लीटर 1 किलो आटा ख़रीदते हैं। तो अगर 1 किलो आटे की कीमत 200 रुपये है तो यकीनन 2 किलो आटे की कीमत कितनी होगी? 200 से ज़्यादा होगी। तो जब एक चीज़ की कीमत, एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं आप, तो दूसरी यानी एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाए। तो ऐसे ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं? ऐसे ताल्लुक़ को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ाने पर दूसरी चीज़ कम हो जाए, एक चीज़ की कीमत बढ़ने पर दूसरी चीज़ कम हो जाए, तो ऐसे ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूँ आपको कि कौन सी चीज़ें, मिसाल के तौर पे एक आपने आप क्या करेंगे, करना चाहते हैं, आप कोई मकान बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मकान के ऊपर आपने क्या किया, काम करने के लिए 10 आदमी लगाए कि ये 10 आदमी इस काम को जो है तकरीबन जो है वो क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि भाई ये काम मैंने 100 दिन में करना है, आपने 10 आदमी काम पे लगा दिए। सही है ना? तो आपको पता है कि इस 10 आदमी जो है ना, इस ये काम जो है 100 दिन में ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आप क्या करें, आदमियों की तादाद बढ़ा दें तो काम जो है उसमें बजाय वो काम 100 दिन, क्या बताएं, अगर मैं 10 के बजाय 20 आदमी कर दूं तो फिर क्या होगा? क्या वो काम अब भी 100 दिनों में ख़त्म होगा? नहीं, अब वो काम 100 दिनों में ख़त्म नहीं होगा। अब वो काम कम दिनों में ख़त्म होगा। तो अब देखें यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा रिलेशनशिप आ गया कि हमने एक क्वांटिटी को हमने बढ़ाया तो दूसरी चीज़ की क्वांटिटी कम हो गई। तो ऐसा रिलेशनशिप को हम जो कहते हैं वो इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये है। फिर वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन जो है चीज़ों को ऊपर नीचे जो आना जाना होता है ना इसको वेरिएशन कहते हैं। और कैलकुलस के अंदर जो वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली। ठीक है। और कैलकुलस तो एक्चुअली, कैलकुलस जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, कैलकुलस का बेसिक जो मीनिंग होती है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है कैलकुलस। तो इस लेवल पे जो स्टूडेंट को यहाँ पर कैलकुलस बताया गया है वो थोड़ा सा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कैलकुलस की जो इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और इसके अलावा टॉर्क वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं जो कि रेट ऑफ चेंज होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं। रेट ऑफ चेंज, तब्दीली, वेरिएशन, है ना? रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है। इस तरह एंगुलर मोमेंटम, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो कि हम कॉमन लाइफ के अंदर देखते हैं अपने, जो कि वेरिएशंस के ज़मरे के अंदर आती हैं, जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर शुमार होती है। कहता है रेशो इज़ अ कंपरेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट्स। लाजमी सी बात है, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे आप ये थोड़ी कहीं करेंगे कि आप कंपैरिजन मुर्गी और अंडे को कर रहे हो। आप यकीनन मुर्गी को कंपेयर मुर्गी से ही करेंगे ना, और अंडे अंडे को अंडे से करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बात आप याद रखिएगा, जब कभी भी हम दो चीज़ों का मवाजना करते हैं या दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उन दोनों की क्वांटिटी यानी यूनिट सेम होनी चाहिए। सही है। It is the relationship between two quantities of the same kind. In other words, ratio means what part of one quantity is of the other. If A and B are two quantities of the same kind and B is not zero, then the ratio of A and B is written as, इस तरह से लिखेंगे A is to B, ये लिखा हो जो रेशो को A is to B लिखेंगे या फिर इसको A अपॉन B लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि रेशो को हम कॉलोन से जाहिर करते हैं। ये रफ ए एस टू बी, ए कॉलोन बी, यानी ए एस टू बी पढ़ते हैं इसको, ए कॉलोन बी को, और इसको हम लिखेंगे ए अपॉन बी यानी ए डिवाइड बी। तो ये रेशो को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है। अब यहाँ पर आपसे कहता है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन अ क्लास देर आर 13 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स, देन रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स कैन बी एक्सप्रेस एज 13:8 और 13/8।
फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है, ये रेशो की फॉर्म में, ये रेशो है और ये फ्रैक्शन है। इसको हम कहेंगे रेशो 13:8, और इसको कहेंगे हम 13:8 को हम यूँ भी कहें 13:8, ये भी इस तरह भी कहते हैं, और फ्रैक्शन 13/8 इस तरह से कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ नोट क्या लिखा है, नोट दैट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज इम्पोर्टेंट, अ रेशो हैज़ नो यूनिट। हाँ बिल्कुल सही बात है, रेशो की कोई यूनिट क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि बेटा अगर आपके पास ए की यूनिट मीटर है और बी की यूनिट भी मीटर है तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो रेशो की कोई यूनिट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है ये। और कहता है इन ए इज टू बी टर्म, फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकेंड बी टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इनको कहते हैं जी, किसको? ऊपर और नीचे वाले को, ए और बी को। और जब डिवीजन फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो फिर इसको हम निमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को निमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। फाइंड द रेशो। अब ये इनके दरमियान रेशो मालूम करने के लिए 400 का रेशो टू 900, यानी 400 को ऊपर रखेंगे, 900 को नीचे रखेंगे। अब देखें 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, तो लिहाजा मीटर से मीटर कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका रेशो 4/9 आ जाएगा या 4:9 आ जाएगा। इसी तरह 700 ग्राम और 2 kg है। अब 2 kg क्या यहाँ पर किया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये किया हुआ है। अब देखें इन्होंने क्या किया, 400:900 बराबर हो जाएगा किसके? 400/900। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 4/9 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 4:9। इसी तरह ये 4:9 इज द सिंपलेस्ट लोएस्ट। ये उस वक्त तक हम इनको लिखते, अगर मिसाल के तौर पर 9 के बजाय 8 होता ना, फिर 4 बनता 4, 4 टू 8 कर देते, तो 1:2 रेशो हो जाता। अब यहाँ कह रहे हैं रेशो ऑफ 700 ग्राम टू 2 kg। अब 1 kg कितने बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है। 2 kg 2000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब ये 2 kg 2000 ग्राम के बराबर, यूनिट सेम नहीं थी, तो लिहाजा सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी यूनिट को सेम बनाया। सही है। ये ग्राम में और ये किलोग्राम में। ठीक है। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो इसको ग्राम में लाने के लिए हम किलो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किलो का मतलब वन किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 700 ग्राम, और ये हो गया 200 ग्राम, 2000 ग्राम। तो आपको 700 में और 2000 में रेशो निकालना है। तो इसको हम लिखते हैं 700 डिवाइड 2000। 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 7 रह जाएगा, नीचे 20 रह जाएगा। इसको आखिर में इसका आंसर हो जाएगा 7:20। ठीक है। अब रेशो आपका 30 सेकेंड टू 2 मिनट। अब सेकंड और मिनट के दरमियान रेशो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इनकी यूनिट सेम नहीं है। सबसे पहले हम यूनिट सेम बनाएंगे। तो ये 30 सेकेंड ऐसे ही लिखा रहने देंगे हम। और ये 2 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो बताओ 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 120 सेकंड हो जाएंगे। तो लिहाजा आप 30:120 के दरमियान रेशो निकालेंगे, तो ये 30/120 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट कट जाएगा, लेकिन 3 और 12 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, लिहाजा इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 वन ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो इसका आंसर 1/4, यानी रेशो की फॉर्म में 1:4 आ जाएगा इसका रेशो। इसी तरह इसके दरमियान रेशो ऑफ 200 रुपीज़ 300 ग्राम। अब इनके दरमियान कभी भी हम रेशो मालूम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये रुपीज़ है और ये ग्राम है। सही है। रुपीज़ क्या है? ये रुपीज़ पैसे की यूनिट है। ठीक है। और ग्राम जो है वो किसी सॉलिड चीज़ का वेट। तो लिहाजा इनके दरमियान रेशो कैन नॉट फाउंड रेशो कैन नॉट बी फाउंड बिटवीन 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़। उसके बाद ये रेशो का क्वेश्चन है, मैं अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ फाइंड द रेशो 5a + 2b इज़ टू 4a + 3b इफ़ a इज़ टू b इज इक्वल टू 5। यानी इस एग्जाम्पल के अंदर आपको कह रहा है कि ये आपने 5a + 2b डिवाइडेड बाई 4a + 3b इसकी वैल्यू मालूम करनी है। और इसके लिए आपको कह रहा है कि a इज़ टू b, यानी a/b की वैल्यू 4/5 के बराबर है। सही है। तो क्या क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसका देखें, गिवन दैट a इज़ टू b 4:5, क्या मतलब उसका? इसका मतलब हो गया कि a/b बराबर है किसके? 4/5 के। यानी ये हमें गिवन है। इसकी मदद से हमने इसकी जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू, हमें रेशो की वैल्यू मालूम करनी है। क्या रेशो हमें गिवन है? 5a + 2b इज़ टू 4a + 3b। तो इसको हम लिख सकते हैं 5a + 2b डिवाइड 4a + 3b। इस रेशो को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए हमको चाहिए क्या है? हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए इस रेशो की वैल्यू, तो अब इस रेशो, ये रेशो हो गया इसके बराबर। ठीक है। अब इस रेशो के अंदर हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमें
इसको रिड्यूस यानी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने हमें एक चीज़ दे दी, उसने हमें क्या दे दिया, उसने हमें बता दिया कि ए अपॉन बी जो है वो किसके बराबर है, 4/5 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे ए अपॉन बी वाली। तो यहाँ पर ए, यहाँ ऊपर देखें ए मौजूद है और बी अलग है, फिर यहाँ ए मौजूद है बी अलग है। तो यहाँ पर इनके नीचे बी लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपने बी से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी, न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली रकम को और डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले को, ठीक है। तो जो ऊपर वाली टर्म है उसको भी बी से डिवाइड करेंगे और नीचे वाली को भी बी से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया, देखें 5a+2b, इसके नीचे भी बी आ गया, और 4a+3b के नीचे भी बी आ गया। अब क्या करना है अगले स्टेप में, ये एलसीएम ब्रेक कर देंगे, ये बी जो है इस 5a के नीचे भी आ जाएगा और 2b के नीचे भी आ जाएगा। तो जब ये 5a के नीचे हम b लिखेंगे तो 5 को अलग कर देंगे और ए के नीचे बी आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट के नीचे आ जाएगा। प्लस इसी तरह 2 को हम अलग लिख देंगे और बी के नीचे ये बी आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी 4a/b लिख देंगे, ये 4a/b हो गया, प्लस 3b/b है, प्लस 3b/b हो गया। ऐसा करने से क्या होगा, ये बी से बी कटेगा तो 1 बचेगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, नीचे बी से बी कटेगा तो ये 3 1 3 हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास बचेगा 5a/b प्लस 2, और नीचे बचेगा 4a/b प्लस 3। इस तरह से देखिए ये आ जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये a/b की वैल्यू आपको पहले ही पता है, a/v की वैल्यू हमको दी गई है। क्या दी हुई है, a/b की वैल्यू, ये a/b की वैल्यू हमें 4/5 दी हुई है। तो लिहाजा इस a/b की जगह, इस a/b की जगह a/b की वैल्यू 4/5 पुट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, जहाँ पर a/b आ रहा है। तो a/b की जगह हमने 4/5 रख दिया, प्लस का 2 ऐसे ही रहा, यहाँ भी 4/5 रख दिया, प्लस का 3 ऐसे ही रहा। ये 5 और ये 5 आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर है 5 और ये नीचे 5 है। मैंने बताया था ना कि ये 5, ये लिखा हुआ 5a, तो ये b नीचे डिवाइड हो रहा है इससे। तो जो भी वैल्यू हम रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ डिवाइड हो रही है। यानी 5 जो है ना 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस नीचे वाले 5 से डिवाइड हो रहा है। तो लिहाजा ये 5 और 5 कट जाएंगे, 5 1 5, 5 1 5, तो ये ऊपर सिर्फ 4 1 4 बचेगा। वो ये 4 2 में प्लस हो गए, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह नीचे ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो लिहाजा ये 4 4 16 हो जाएगा और नीचे 5 रह जाएगा, तो ये 16/5 बन जाएगा आपके पास। अब ऊपर देखें 4 + 2 6 हो गया, नीचे इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 3 15, 15 में 6 जमा कर दे तो कितने हो गए, 31। तो ये 31/5 हो गए, और 31/5 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 31/5 को। तो ये 31/5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रकम क्या हो जाएगी, आपको पता है कि रकम पलट जाती है, तो ऊपर लेके जाऊंगा अगर 31/5 को, तो ये 5/31 हो जाएगा, यानी 5 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 6 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30/31। तो ये जो आपको वैल्यू रिक्वायर्ड थी 5a+2b इस टू 4a+3b की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास 30/31। ये इसका आंसर आ गया। तो आप लिखेंगे इसको, हैंस 5a+2b रेशो 4a+3b इज इक्वल टू 30:31। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ आपसे वो m की वैल्यू मालूम करवा रहा है, कहता है व्हेन द रेशो 3m+5 इज टू 4m+3 एंड 2:3 आर इक्वल। कहता है ये दोनों इक्वल बता रहा है, इक्वल, ठीक है, इक्वल का मतलब प्रपोर्शन के अंदर। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3+5/4m+3, ये आ गया इक्वल, एंड इक्वल 2/3, यानी ये चीज़ उसने सवाल में आपको दी हुई है। सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ऊपर वाली रकम के साथ, ये रकम यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये 3 यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। देखें मैं जिस तरह एरो का इशारा कर रहा हूँ, 3 चला जाएगा इधर 3m+5 के पास, और ये 4m+3 यहाँ आ जाएगा 2 के पास। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। तो ये 3 3 तो 9m हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। इसी तरह इस 2 से ये 4m यहाँ आके 2 4 8m हो जाएगा, और ये 2 3 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि हमें m की वैल्यू मालूम करनी है यहाँ से, तो लिहाजा क्या करेंगे हम m वाली रकमों को एक तरफ कर लेंगे और नंबरों को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो ये वाला 8m छोटा है, 8m को 9m की तरफ भेज देंगे। ये यहाँ पर ये 8m प्लस का है, इक्वल की साइन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये 15 यहाँ पर माइनस की प्लस की 15 है, 6 के पास जाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 9m-8m हो जाएगा, और इक्वल की दूसरी तरफ 6 - 15 हो जाएगा। बताओ 9m में से आप 8m निकाल दो तो कितने बचेंगे, 1m बचेंगे।
तो ये 1m आ गया। और इधर 6 में से 15 निकाल देंगे तो माइनस के 9 बचेंगे, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। 6 में से 15 को माइनस करने पर माइनस के 9 आ जाएंगे, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -9 आ गई। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m आपके पास आ गई। इसी तरह जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें कहता है वाट नंबर मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 4:15 टू मेक इट इक्वल टू 2/5। कह रहा है इसमें कौन सा नंबर जो है ना वो एडिट किया जाए, कि क्या कौन सा रकम नंबर ऐड किया जाए कि जो इस ये इक्वल हो जाए किसके, 2/5 के। सही है, तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कर लिया कि वो नंबर ए है। कहते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए। सही है, ए तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4a 4+a, और नीचे हो जाएगा 15+a। किसके इक्वल है ये, 2/3 के। ये कंडीशन उसने क्वेश्चन में हमको डिफाइन कहते हैं वार्ड नंबर मस्ट बी एडिड, इसमें क्या जमा किया जाए, किसमें, इसके अंदर, इस रेशो के अंदर। कहता है कि इट इक्वल टू 2/5, कि ये 2/5 के इक्वल हो जाए। तो आपने सपोज कर लिया, यहाँ लिख दें लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए, कि ए जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। और कंडीशन क्या है कि 4 में हम प्लस करें ए और 15 में प्लस करें ए, तो इक्वल होना चाहिए 2/3 के। ये कंडीशन में गिवन है। अब इसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर 4 और प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये डिवीजन में यहाँ पर 15+a, ये यहाँ 2 के पास आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो ये 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 3 4 से 12 हो जाएगा, और ये 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो जाएगा। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 15 2 30 हो जाएगा। और 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। इस तरह 12+3a इजिकल टू 30+2a हो जाएगा। क्या करेंगे, a की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये कम वाला ये 2a है या 3a है, तो 2a को 3 की तरफ भेजेंगे। ये 2a यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। इसी तरह नंबर को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये 12 यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर उधर जाकर 12 30 में से माइनस हो जाएगा। तो ये 3a में से माइनस कर दें 2a, तो 1a बचेगा, और 30 में से 12 निकाल दो तो 18 बचेंगे। तो इस तरह a की वैल्यू क्या आ गई, a इजिकल टू 13 आ गया, जो कि आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। आप देखिए प्रोपोर्शन की तरफ आ गया ये। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है जना, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। सही है, रिक्वायर्ड द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस एन इक्विवेलेंट equivalence of two ratios if a upon b is equal to c upon d, then a b c d are in proportion, and we can write it as a is to b, ये वाला ये a is to b, ये रेशो, और ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन c is to d। सही है, सिंगल कॉलन को हम रेशो कहते हैं, और डबल कॉलन को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। सिंगल कॉलन का मतलब होता है डिवीजन, और डबल कॉलन का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, वेयर क्वांटिटीज आर ए एंड डी आर एक्सट्रीम, वेयर बी एंड सी आर कॉल्ड द मीन्स। द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी डी इज रिटन एज, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए इज टू बी रेशो सी इज टू डी। अब जब इसको हम ये जो है ना, ये इसको जब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये जो है ना ए मल्टीप्लाई होता है डी के साथ, और सी मल्टीप्लाई बी के साथ। याद रखिए इसका फार्मूला है। इसको जब हम खोलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ए मल्टीप्लाई होता है डी के साथ, और सी मल्टीप्लाई बी के साथ। यानी फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन का मतलब होता है दरमियान वाले, और एक्सट्रीम का मतलब होता है कोनों वाले। तो कोनों में क्या है, ए और डी कोनों के अंदर है, और दरमियान में बी और सी है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। तो ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएगा किसके, बी और सी के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी फार्मूलेशन इसकी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए इज टू बी को लिख सकते हैं सी इज टू डी, या फिर इसको हम ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, या फिर इसको लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ना ये वाला है, ए डी इज इक्वल टू बी सी वाला। अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 40:60 इज इक्वल टू 50:x। यहाँ डायरेक्ट उसने इक्वल की साइन दे दी आपको, ठीक है, प्रोपोर्शन नहीं दिया उनने। तो अब क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये कौन वाले मल्टीप्लाई आएंगे आपस में, और ये बीच वाले मल्टीप्लाई जाएंगे। सही है, ये इसने गलत लिखा है, यहाँ इक्वल नहीं होना चाहिए, ये प्रोपोर्शन होना चाहिए, या प्रोपोर्शन का निशान होना चाहिए, प्रोपोर्शन का, यानी 4 नुक्ते होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इक्वल नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, इसको करेक्शन कीजिएगा आप। अब इस प्रोपोर्शन को जब हम एक्सटेंड करेंगे ना, ये 40 मल्टीप्लाई, यानी फार्मूला क्या होता है,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम क्या है 48 एंड एक्स, तो ये 40 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी 60 मल्टीप्लाई 50, तो 60 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ये 40 यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ चला जाएगा नीचे इन दोनों के। अब देखें 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएंगे 5 6 30 300 और आगे 40, तो 300 और 40 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 75 आपका आंसर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 75। या डायरेक्ट इस तरह काटना है, एक जीरो से एक जीरो काट दें, 5 बचेगा और 5 6 30 300 बचेगा, 300 को 4 से डिवाइड करें तो 75, इस तरह भी काट सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर उन्हें ये एक्सरसाइज आपको दी हुई है, इनके दरमियान रेशो मालूम करना है और ये सब ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, ये इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें आप क्या करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ और ये वाला 5 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 के साथ। उसके बाद फिर इसको बिल्कुल इसी तरह सिंप्लीफाई कीजिएगा जिस तरह हमने ऊपर रेशो के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू मालूम की है, एम की वैल्यू मालूम की है और ए की वैल्यू मालूम की है। तो इसी तरह ये भी इसी तरह से होगा। सही है, इसमें इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए। ठीक है, इनको आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होंगे तो कमेंट के अंदर मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको आपको ये सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होंगे। इसकी और एक दो एग्जाम्पल और मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अब आगे बात वेरिएशन की जी। वेरिएशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है जी, इफ़ टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर related that when A increase or decrease is given ratio, B also increase or decreases in the same ratio, then this variation is called direct variation. If the quantity Y varies directly with regards to a quantity X, we easily say that Y is directly proportional to X and written X Y is direct, इसको इस तरह से लिखते हैं Y directly proportional to, ये proportion का निशान है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, इन्वर्स का होगा तो 1/, में आ जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, और प्रोपोर्शन का निशान जब भी हम ख़त्म करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, एक इक्वल का निशान आता है और एक कांस्टेंट आता है, तो ये एक रिलेशनशिप बन जाता है, जबकि ये k ज़ीरो नहीं होना चाहिए, याद रखें k की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स। द साइन दिस, ये अल्फ़ा की साइन है, द साइन अल्फ़ा इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन एंड k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर यूज़ किया था। उसके बाद है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एंड इट्स एरिया आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो लेंथ ऑफ साइड्स और एरिया होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी अगर आप क्या करें, क्या होगा, किसी भी प्लॉट का एरिया बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा लंबाई चौड़ाई का, तो लाजमी बात है उसका एरिया भी क्या होगा बढ़ जाएगा। फिर स्पीड ऑफ अ साइकिल कवर्ड द डिस्टेंस, अगर साइकिल की स्पीड बढ़ेगी तो उसका जो कवर करने वाला फासला है वो भी बढ़ जाएगा। फिर एग्जाम्पल कहते हैं इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ कनेक्शन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के दरमियान कनेक्शन, ये कहते हैं कि वाई वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज एक्स, तो ये हो जाएगा वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल का निशान ख़त्म करेंगे तो वाई इजिकल टू के एक्स हो जाएगा, जो आपको ऊपर दिया था। इसमें कहता है द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई व्हेन एक्स इजिकल टू 3 एंड वाई इजिकल टू 7। कोई मुश्किल बात नहीं है, भी आसान सा है बेटा। ये जो रिलेशन आपने ऊपर निकाला था इसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे और वाई की जगह 7 पुट कर देंगे तो के की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जैसे ये वाई इजिकल टू के एक्स हमने निकाला है ना, इसमें हम एक्स की जगह क्या कर देंगे 3 और वाई की जगह 7 पुट कर देंगे तो के की वैल्यू 7/3 आ गई। अब ये वैल्यू वापस यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये वाई इजिकल टू 7/3 हो जाएगा। ये इस तरह करके आपकी इक्वेशन आ जाएगी यही। ठीक है, तीसरे में कहता सी में वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इजिकल टू 24। अब ये इक्वेशन आपने निकाल ली, वाई इजिकल टू 7/3 तो एक्स की जगह 24 पुट कर देंगे तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तीसरा आंसर डी में कहता है द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इजिकल टू 20। अब एक्स की वैल्यू मालूम करवाना है, अब इक्वेशन तो आपको पता ही है रही। अब इसमें जब वाई की जगह आप यहाँ पर 21 पुट कर देंगे तो आपको एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये 3 मल्टीप्लाई जाएगा वाई के साथ और 7 यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। पुटिंग y is equal to 21 in equation number 2 we get 21, या y जो 21 आ गया, ये 7/, क्योंकि x मालूम करना है तो 7/3 उस तरफ जाके पलट जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा,
यानी इसके 21 के नीचे आ जाएगा 7। तो 21 के नीचे जब आएगा तो 7 3 से 21 हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। तो इस तरह एक्स की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू 10 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 16, देन फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 36। तो सबसे पहले इसकी क्वेश्चन को समझे क्या कह रहा है। कहता है कि वाई वेरीज, वाई क्या रहा है, वेरी कर रहा है डायरेक्टली। तो वाई प्रपोर्शन हो गया किसके, स्क्वायर ऑफ एक्स के, यानी वाई प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा वाई प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आ गया। आगे जब हम ये प्रपोर्शन का निशान ख़त्म करेंगे तो इक्वल और के दो चीज़ें आ जाएंगी, तो ये हमारी मॉडल आ गया। सही है, ये हमारा रिलेशनशिप आ गया, इसको हम मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल है, वाई इजिकल टू के स्क्वायर रूट एक्स। अब आगे के की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें दे रहा है वाई की वैल्यू 10 और एक्स की वैल्यू 16। तो हमने वाई की जगह हमने क्या किया, 10 और एक्स की जगह 16 पुट किया इसी इक्वेशन के अंदर ऊपर वाली में। वाई की जगह 10 और एक्स की जगह 16, 16 को रूट से बाहर निकाला 4 आ गया। ठीक है ना, 4 वहाँ जाकर 10 से डिवाइड हो गए, 10 से डिवाइड हुआ तो 5/2 आ गया। तो के की वैल्यू 5/2 आपने निकाल ली। जब ये के की वैल्यू 5/2 आ गई, इसको यहाँ बार हम पुट कर देंगे वापस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो वाई इजिकल टू 5/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो वाई इजिकल टू 5/2 अंडर रूट एक्स असल में हमारा ये मॉडल बनकर आ गया। ठीक है, हमें कॉन्स्टेंट भी पता चल गया। अब कहता है फाइंड वाई वैन एक्स इजिकल टू 36। अब इसके अंदर हम एक्स की जगह 36 पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमें 36 के ऊपर। अब देखो एक्स की जगह हमने 36 रख दिया, तो 36 किस चीज़ का रूट 6 होता है। 36 रूट से बाहर आके 6 बन गया, 5 6 30, 30 को 2 से डिवाइड कर दिया 15। तो हमारा ये आंसर 5 की वैल्यू 15 आ गई। एक और एग्जाम्पल दीजिए बेटा, इसमें कहता है फाइंड द गिवन दैट वी वेरीज डायरेक्टली एज क्यूब ऑफ आर। अब वी डायरेक्टली रिलेशनशिप रखता है क्यूब ऑफ आर के साथ, यानी आर क्यूब के साथ। और फिर वी की वैल्यू दे रहा है आपको 792/7 वैन आर इजिकल टू 3। ये किस लिए दे रहा है आपको, ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वेयर वैन आर इजिकल टू 7। पहले तो हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। वी का रिलेशन किसके साथ है, डायरेक्टली है, ये रहा वी डायरेक्टली आर क्यूब के साथ, ये आ गया आर क्यूब के साथ। अब मैं क्या करूँगा, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन खत्म करूँगा तो यहाँ पर इक्वल और के आ जाएगा, ये के और के आ गया। अब के की वैल्यू नहीं पता तो वी और आर क्यूब की वैल्यू जो मैं दी गई है वो पुट करूँगा। आर की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी है, ये वी की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 3 है। तो वी की जगह 792/7 आ जाएगा, ये आ गया। सही है, और आर की जगह 3 आ जाएगा, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि आर के ऊपर क्यूब है, और 3 का क्यूब होता है 27। सही है, ये 27 यहाँ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो डिवीजन में चला जाएगा ये। सही है, और 3 की पावर 3 का होता है, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 3 9, 9 3 27, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो 27 यहाँ डिवीजन में आ गया। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल हो सकते हैं, चेक करेंगे हम कैंसिल हो सकते हैं 3 के टेबल से। 3 2 6, हाँ कैलकुलेटर आपको मौजूद होता है बेटा, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होता है। अगर आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कैलकुलेटर से काटने पर ये नज़र आ रहा है, सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि 3 से कैंसिल होगा ये। सही है, ये 3 से 21, और 3 2 6, 3 6 18, 3 4 12। सही है, हाँ। तो 3 से कैंसिल हो गई, ये ऊपर 88 आ जाएगा, नीचे 21 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आपको आ गई 88/21। ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो नाम रखा है ना इसका, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपका v इजिकल टू 88/21 आर क्यूब, ये आपका मैथमेटिकल मॉडल बनकर आ गया फाइनल हालत में। अब आप आर की कुछ भी वैल्यू पुट करें वी की वैल्यू मिल जाएगी, वी की कुछ भी वैल्यू पुट करें आर की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आर की वैल्यू 7 पर वी की वैल्यू क्या होगी, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने आर की जगह 7 पुट कर दिया, 7 की पावर 3 3 दफ़ा किया हमने, क्या आया 7 7 49, 49 7 216, 216 को 88 से मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4312/3, ये इसका आंसर आ गया। फिर वी की वैल्यू कितनी आ गई 4312/3, ये आपका आंसर आ गया।